संचार साथी ऐप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार और हमला करते हुए संचार साथी ऐप को देसी पेगासस करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी। इससे आम लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। विपक्ष की मांग है कि संचार मंत्रालय तुरंत अपने निर्देशों को वापस ले। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. ये तो पूरा स्ट्रेट आउट प्रिवेसी का हनन है। नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे ऐसे आज हमारे पास कानून बन गए हैं जहां पे आपके हर अधिकार को खींचा जा रहा है। ये एक बिग बॉस सर्वेलेंस हाउस बनता जा रहा है कि बिग बॉस में कैमरा आपको सब जगह फॉलो करता है। यहाँ पर आपका पूरी सरकार ही आपको फॉलो करती है आपके मोबाइल के माध्यम से। आप राइट टू प्रिवेसी एक एनश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर ये सरकार को कुछ प्रिवेसी का लेना देना नहीं है। उनको सबके घर में ताक झांक कर देखना है कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है। कि कोई तो दायरा होता है, कोई तो बाउंड्रीज होती हैं। हर चीज़ का उल्लंघन कर करके आप ये ऐप जो ला रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं हमारे चैलेंजेस जो हैं उसका रिड्रेसल करिए। आप क्या करें, रिड्रेसल के आड़ में आप सर्वेलेंस कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। तो इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ढूंढ कर मुद्दे ला रहा है, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। वहीं संचार साथी ऐप को लेकर चल रहे विवाद के बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा ऐप है जो किसी तरह की जासूसी नहीं करता, आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप क्या करता है और सरकार इसे क्यों मोबाइल में प्री इंस्टॉल करना चाहती है। ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए क्या करता है संचार साथी ऐप। देखिए, विवाद काफ़ी बढ़ गया है और आरोप लग रहे हैं जासूसी, पेगासस और ये तमाम चीज़ें। लेकिन उन सबके बीच अगर इस संचार साथी ऐप की बात करें तो जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, डिजिटल क्राइम बढ़ा है, साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं, कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए जो उससे आपको सेफगार्ड करे। अब ये ऐप क्या करता है, तो ये ऐप ख़ास तौर पे उसी चीज़ को फोकस करके बनाया गया है। तो एक साइबर सिक्योरिटी टूल है जो सरकार चाहती है कि अब देश के सभी लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें या प्री इंस्टॉल होकर आए, और ये आपको कई तरह के साइबर फ्रॉड से बचाता है। क्या चीज़ें होती हैं जो आपको किसी साइबर फ्रॉड में फंसा सकती हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये क्या करता है और आपको कैसे ये सेफगार्ड देता है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके नाम पर कोई सिम रजिस्टर्ड है और वो फर्जी है। कहने का मतलब ये है कि आपका नाम तो है लेकिन आपके पास तो नंबर है ही नहीं, तो ये बता देगा आपको कि भाई आपके नाम पे इस समय 10, 12, 15 सिम रजिस्टर्ड है। तो सोचिए वो क्यों रजिस्टर्ड होंगे और उससे क्या कोई फ्रॉड हो रहा है, तुरंत उसकी शिकायत करेंगे, सिम ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसके अलावा IMEI नंबर, ये आपके फ़ोन की एक तरह की कुंडली होता है। क्या ये गलत है, आप चेक कर सकते हैं। फर्जी IMEI नंबर के बहुत सारे मामले हमने पहले भी देखे हैं और उससे भी फ्रॉड
पकड़ने में, डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है। फिर चोरी अगर फोन हो गया है, उसके कई सारे दुरुपयोग हो सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर ये ऐप उस फोन को ब्लॉक कर सकता है। और भी तरीके हैं ब्लॉक करने के, लेकिन इस ऐप के थ्रू आप उसे तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। और साइबर फ्रॉड की शिकायत, ये लोगों के लिए आज भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है तो कौन सा सबसे आसान तरीका है जहां वो साइबर फ्रॉड की शिकायत करें, क्योंकि जितने साइबर फ्रॉड शिकायत होगी जितनों की, उतना ज़्यादा उनको रोका जाना आसान होगा। तो ये तो 3-4 मोटी बातें हैं जिसकी वजह से ये ऐप ज़रूरी है, एसेंशियल है और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिजल्ट क्या निकले। 37 लाख से ज़्यादा फर्जी सिम कनेक्शन बंद किए गए हैं क्योंकि इस पर रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा 23 लाख से ज़्यादा चोरी हुए फ़ोन भी वापस मिले। बड़ा नंबर है, 23 लाख का लोगों ने रिपोर्ट किया, उनका फ़ोन उन्हें वापस मिल गया संचार साथी की बदौलत। और एक आध दो फिगर और कि किस तरीके से आपको और क्या क्या मिला है, कुछ और नंबर्स भी यहाँ पर थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐप है जो साइबर फ्रॉड पे शिकंजा कसने का काम कर रहा है। अब कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी, क्या इससे जासूसी हो रही है नहीं हो रही है, वो आगे की बातें हैं, अलग बातें हैं, जांच के विषय हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐप साइबर फ्रॉड पर एक हद तक शिकंजा कस रहा है। जी विपिन जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला है। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने इस दौरान प्रश्नालय जारी रखा, लेकिन विपक्षी दल लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहा। लगातार हंगामा के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने सुबह करीब 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया है। विपक्षी दल सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। The opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously. But chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स 504 पॉइंट गिरकर 85,138 पर बंद हुआ, तो वही इंट्राडे में निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। हालांकि बाद में निफ्टी ने 144 पॉइंट गिरकर 26,032 पर क्लोजिंग ली है। मार्केट के अप्स एंड डाउन समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। पिछले हफ्ते जो हमें अच्छे खासे बाजार में जो गेन आते हुए दिखाई दी थे, लगातार ये देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन है आज जो फेड आउट मोमेंटम है वो बना हुआ है। निफ्टी की बात करी जाए तो 0.5% की कमजोरी करीबन यहाँ पे देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में आज ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, करीबन 1% की कमजोरी। वहीं ब्रॉडर इंडेक्स भी आज थोड़े से सुस्त कामकाज करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो आइए देखते हैं। मॉर्निंग की बात करी जाए तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस उस टाइम पे इन रेड कारोबार कर रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में एशियन पेंट्स यहाँ पे 3% का इजाफा, डॉक्टर रेड्डीज खबरों के दम पे यहाँ पे करीबन 1.25% की तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी नए लॉन्च और साथ में जो प्रोडक्शन का डेटा आया था वो काफी अच्छा आया था। और भारतीय एयरटेल भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो देखिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो एयर पैसेंजर का डेटा आया है वो गाइडेंस के मुकाबले काफी कम है, जिसके बाद ये 1.5% की कमजोरी। एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक यानी कि काफी दिग्गज स्टॉक जो है आज बेयर साइड में बनते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीबन 6.5% की तेजी, वोडाफोन आइडिया 2%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एमआरएफ में करीबन 1.5% की तेजी जो है देखने को मिली है। इनफैक्ट पूरे ही पीएसयू बैंक्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था, अच्छी खासी तेजी थी। लूजिंग पॉकेट में इंडियन बैंक, एसआरएफ, एस्कॉट क्यूबोटा और साथ में डिलीवरी में करीब 2% की जो कमजोरी है वो देखने को मिली है। पीएसयू की भी बात अगर हम करें तो मॉर्निंग में अच्छे खासे गेन्स थे, लेकिन आखिरी तक आते आते यहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है वो देखी गई है।
वही रुपए में गिरावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंच गया है। हालात यह है कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। क्यों कमजोर हो रहा है रुपया, पूरी डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, रुपया नित नए लोज बना रहा है यहाँ पर, और कल 89.78 का ऑल टाइम लो था और आज रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुँचने की फिराक में यहाँ पर। डीलर्स का ऐसा भी कुछ कहना है कि PSU बैंक्स यहाँ पर डॉलर्स बेच रहे हैं RBI के बिहाफ पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद यही रीज़न है कि हमने 90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ अब तक नहीं देखा है। अगर हम रुपए की बात करें तो ये ₹1 तक फिसल चुका है नवंबर 3 से अब तक, और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो रुपए में 5% तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज हो चुकी है। रुपया अब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अपने एशियन पेयर्स के सामने, और अगर हम इंडोनेशियन रुपया देखें, फिलिपीन पेसो देखें, उसके भी नीचे अब यहाँ पर करेंसी इंडियन रुपये की परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि FPIs आउटफ्लोज लगातार यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है कि US और इंडिया की ट्रेड डील अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर आप GDP का नंबर देखें तो वो भी एक अंडरलाइंग लोअर एक्टिविटी ही यहाँ पर दर्शाता है। इंडियन एक्टिविटीज़ ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वॉल्यूएशंस में। भारत में ना AI एडवांटेज है, ना ही यहाँ पर ट्रेड पैक्ट भी हो पाया है, तो नेगेटिव्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ ऐसी एक अकेलौती एशियन इमर्जिंग मार्केट करेंसी है जहाँ पर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बरकरार होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर 90 का लेवल टूटता है तो कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली फिर रुपए में यहाँ पर देखने को बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये 90 के आसपास रुक जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बन सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, फेड रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो एसेट क्लासेस के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव है, लेकिन रुपया एक अलग ही चाल में यहाँ पर, और जिस तरह की मंदी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, बाजार को लगता है कि 90 बहुत दूर नहीं है और उसके आसपास के स्तर आपको नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिख पाएंगे। अगली खबर में बात करेंगे एयरपोर्ट निजीकरण की। देश में एयरपोर्ट निजीकरण का अगला चरण फिर सरकार के एजेंडे में वापस आ गया है। सरकार 11 एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को देने पर जल्द फैसला करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर क्या योजना है सरकार की? जी, एयरपोर्ट निजीकरण का जो योजना है वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एक हिस्सा हुआ करता था। पिछले साल भी कोशिश की गई थी कुछ एयरपोर्ट्स को निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने की, लेकिन अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं ये दोबारा से सरकार के एजेंडे में आ चुका है और 11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण पर फैसला बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। इसको लेकर जो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और ये अब जो है ये जो पूरा मसला है ये PPPAC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग जो विभाग है उसके सेक्रेटरी शामिल होते हैं, ये अब उनके पास पहुंचा है। अगले कुछ दिनों पे इस पे फैसला किया जाएगा, और इस बार जो खास पहली बार किया गया है कि एक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल या एक बड़े एयरपोर्ट के साथ एक छोटे एयरपोर्ट को क्लब करके बिड किया जाएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी एक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट लेना चाहती है तो उसके साथ उसे एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट भी लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई वाराणसी लेना चाहता है तो उसे कुशीनगर भी लेना पड़ेगा या गया भी लेना पड़ेगा, या फिर कोई अमृतसर लेना चाहता है तो उसे साथ में कांगड़ा भी लेना पड़ेगा। तो ये एक नया मॉडल बनाया है सरकार ने, जिसपे कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी काम होना है। कुल मिलाकर जो 11 एयरपोर्ट चुने गए हैं उसमें वाराणसी है, रायपुर है, त्रिची है, अमृतसर है, कांगड़ा है, गया है, इस तरह के 11 एयरपोर्ट्स रखे गए हैं। और सरकार की जो प्लानिंग है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर 26 से के अंत तक इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो पूरा कर लेना चाहती हैं। आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, लेकिन दिल्ली की हवा 2 दिन की राहत के बाद फिर से बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट जारी की है जो कहती है कि इस बार पराली कम जली, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा का असली कारण लोकल है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, कैसे है दिल्ली प्रदूषण की हालत और क्या कहती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट? बिल्कुल, ये विडंबना देखिए कि आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और आज ही का वो दिन है जब दोबारा से पोल्यूशन जो है बहुत ख़राब की श्रेणी में आ गया। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं करीब 360 AQI है दिल्ली का एवरेज, और ये एवरेज AQI है दिल्ली के कई सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। चांदनी चौक ले लीजिए, ITO ले लीजिए, बवाना ले लीजिए, नरेला ले लीजिए, जहाँ 400 के भी पार जा चुका है AQI।
थोड़ी सी राहत मिली थी पिछले 2 दिनों में, जबकि वो 300 से कम था या 300 के करीब पहुंचा था। लेकिन अब दोबारा से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ रहा है, और ये तब हुआ है जबकि दिल्ली में जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का ग्रेड 3 है उसको हटा के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में दोबारा से हम आ चुके हैं। तो ये जो पॉलिसी डिसीजन है, जाहिर सी बात है उसका असर दिखता हुआ मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी शायद नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा और रखना चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति है हवा की वो लगातार खराब होती जा रही है। और जो मौसम विभाग का अनुमान है 1-2 दिनों तक तो कोई राहत नहीं मिलेगी, उसके बाद थोड़ी सी हवा अगर स्थिति तेज होती है तो फिर पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि दोबारा से आज सुबह से स्मॉग बना हुआ था पूरी राजधानी में, और ये अधिकतर लोग जो है अभी भी वो आंखों में जलन और सांस लेने में जो तकलीफ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। अब ये थी दिल्ली की पोल्यूशन अपडेट। अब जानते हैं मुंबई में प्रदूषण की क्या हालत है। हफ्ते भर से जहां मुंबई शहर प्रदूषण की गिरफ्त में रहा है, उससे आज कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। AQI 200 पार चले जाने के बाद मुंबई में आज प्रदूषण स्तर औसतन 155 के करीब दर्ज किया गया। मुंबई में कैसा है प्रदूषण का हाल, बता रहे संवाददाता संकेत वरक। फिलहाल हूँ मुंबई में, और इस शहर की पिछले कुछ दिनों से अगर चर्चा हुई है तो वो प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई है। अगर इसके पहले वाला वीक, जिसके पहले वाला हफ्ता अगर हम बात करें, तो उस हफ्ते में, उस वीक में मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, AQI था, वो 200 के ऊपर था। 218, 217, 220 तक ये AQI जा रहा था। बट आज मैं अगर AQI की बात करूँ तो वो मुंबई का, इस शहर का जो AQI है वो 160 के आसपास है। मतलब कहीं तो 60 से 70 पॉइंट से AQI जो है डाउन हुआ है। और ये डाउन हुआ क्यों है, तो मुंबई महानगर पालिका जो यहाँ की स्थानिक बॉडी है, उन्होंने कुछ उपाय योजना की। वो उपाय क्या थे, तो जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, मतलब पॉल्यूटिंग यूनिट्स यानी कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे, बेकरीज होंगे, तो उनके ऊपर थोड़े बहुत निर्बंध लाए गए। उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया है वो मुंबई के जो रास्ते हैं, मुंबई में हाईवे और इंटरसिटी रास्ते अगर हम देखें तो 700 से 750 किलोमीटर के जो ये रास्ते हैं, उन रास्तों को धोया गया मतलब मिस्टिंग किया गया, वाटर डैम्पिंग किया गया, कुछ वाटर स्प्रिंकलर से किए गए, और कुछ रास्ते ये जो वाटर टैंकर्स होते हैं, उन टैंकर्स के ज़रिए से ये जो रास्ते हैं वो धोए गए। और इसी के चलते, इसी के कारण मुंबई का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, और थोड़ा सा कम हो चुका है। और हवा भी जो है, जो कुछ हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी, वो भी अब थोड़ी सी कम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद के साथ मैं संकेत वरक, CNBC आवाज़, मुंबई। दिल्ली हो या मुंबई, धूल, धुंधा और धुंध की घनी चादर सब जगह फैली हुई है। हवा में प्रदूषण का जहर बुरी तरह से छू गया है। ऐसे में अब कैसे प्रदूषण कंट्रोल होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। खराब हवा क्या दवा, शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।